भाषा शिक्षण बड़ा व्यापक क्षेत्र है। मैं कम से कम तीन इसकी बड़ी शाखाएं देख रहा हूं। एक तरफ विधि, विधि का निर्माण और विधि से संबंधित कार्य। दूसरी तरफ सिखाने के लिए आवश्यक सामग्री, अध्यापक प्रशिक्षण और छात्रों की आवश्यकता आदि तकनीकें कुल मिलाकर। और तीसरा, नए युग के अनुसार पढ़ाने के नए संदर्भ, जिसमें कि ऑनलाइन, दूर शिक्षा, ये दोनों शब्द बहुत प्रमुख हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सामग्री और तकनीक आदि के संदर्भ में जो भी आवश्यक जानकारी चाहिए थी उसकी चर्चा की, और अनिल जोशी ने मेरा काम थोड़ा सरल कर दिया। उन्होंने विधि और ऑनलाइन का परिदृश्य, इसके बारे में चर्चा उन्होंने शुरू कर दी। मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जिस तरह से अर्थशास्त्री हर साल बजट से पहले बड़ी व्यग्रता से देश की आर्थिक देश के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं हर साल भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण के संदर्भ में सोटा, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट की बड़ी प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि उसमें यह बताया जाता है कि विश्व भर में इन क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा है, क्या नई प्रवृत्तियां क्या हैं, क्या नयापन है, जिसे कि हम अपना सके और जिसके साथ हम जुड़ सके। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में बातचीत करते समय मैं अब तक भाषा शिक्षण की विधि क्या है, विधि में क्या क्या कुछ नव प्रवर्तन हुए हैं आदि की मैं चर्चा करता था। लेकिन इस साल से मैंने अपना रुख बदल दिया। मैं अब भाषा शिक्षण के संदर्भ में, कंप्यूटर का उपयोग का जमाना है, तो ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में क्या कुछ कंप्यूटर हमें दे सकता है। सबसे बड़ा शब्द तो आप जानते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने उपलब्ध उपलब्ध है। हमारे हम उसका रोज प्रयोग करते हैं। हम जैसे ही टंकित करते हैं तो हमारा कुछ करेक्शन आर्ट अपने आप स्पेलिंग का होता होता रहता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पहलू है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में, कंप्यूटिंग के संदर्भ में आजकल क्या कुछ नया है, इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे छात्र, आप देखिए कि बहुत रोचक सी बात है। आप बच्चे देखिए, फट 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 वो अपना कंप्यूटर में अपना सारा कुछ काम करते हैं मोबाइल में, और हमको देख के लगता है कि ये सब चमत्कार कैसे कर रहे हैं बच्चे। लेकिन ये उनका जमाना है। जो उनके सामने तकनीकी क्षेत्र है उसका पूरा पूरा फायदा उठाना वो जानते हैं, और उसका अच्छी तरह से उपयोग करना वो जानते हैं। इसलिए मैं हमेशा नवीकरण पाठ्यक्रमों में अध्यापकों से हमेशा कहता हूं कि आप कम से कम न कर सके जान तो लें, नहीं तो छात्र आपको उतना सम्मान नहीं देंगे। आपको ये जानना होगा कि क्या कुछ नया हो रहा है, क्या नया चल रहा है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी आपको चाहिए। और उस संदर्भ में ही मैं ऑनलाइन शिक्षा और दूर दूर शिक्षा, इन दोनों के संदर्भ में कुछ सामान्य बातें कहना चाहूंगा। एक जमाना था गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, और धीरे धीरे वो अंग्रेजों के द्वारा वो स्कूली शिक्षा पद्धति में कन्वर्ट हुआ। और ये दोनों जो हैं फेस टू फेस होते थे। इसके लिए मुझे दक्षिण से, शायद मलयालम से या कन्नड़ से एक बड़ा अच्छा शब्द मिला, मुखामुखी, फेस टू फेस। तो मुखामुखी शिक्षण की जो आवश्यकता, अनिवार्यता थी पहले जमाने में, वो अपने आप बदलने लगी जबकि हमारे सामने नए साधन आने लगे, उपलब्ध होने लगे। एक सबसे बड़ा साधन संगठन की दृष्टि से डाक विभाग,
और जैसे ही डाक विभाग का प्रचलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी देश के संदर्भ में तो ये व्यवस्था तो कुछ ज्यादा संगठित होने लगी थी। तो उस समय पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत। आवश्यकता किस बात की है? जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंचती है, उन तक हम शिक्षा को पहुंचा, जो स्कूल कॉलेज में नहीं आ सकते वो अपने आप सीख सके। तो ये पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत करते करते ये बदल गया है दूर शिक्षा में। तो दूर शिक्षा को भी कई लोग पत्राचार पाठ्यक्रम कहते हैं। मैं कहता हूं कि उसमें थोड़ा सा अंतर तो है। पत्राचार पाठ्यक्रम में केवल मात्र एक लिखित सामग्री भेजी जाती थी और उसके उत्तर भी भेज दिए जाते थे, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं होता था। लेकिन दूर शिक्षा में हमने तत्कालीन प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में जितने साधन उपलब्ध थे सबको झोंक दिया। शुरू शुरू में इसे मल्टीमीडिया एजुकेशन कहा जाता था। और मुझे मालूम है कि मल्होत्रा जी एक जमाने में एजुटेनमेंट में आने से पहले मेरे साथ मल्टीमीडिया की बहुत चर्चा करते थे नियमित रूप से। और मल्टीमीडिया का संदर्भ जब आया तो फिर टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि जितने भी साधन थे उन सब के उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो दूर शिक्षा में भी हम यही काम करते हैं। दूर शिक्षा में पाठ पढ़ाने के लिए हम इन सब सामग्रियों का उपयोग करते हैं, और एक अध्यापक पीछे से खड़ा रहता है। यानी कि उसको जो पाठ मिलता है वो पाठ इस तरह का एक चैप्टर नहीं है जो कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर होता है। हम बातचीत यहां से शुरू करते हैं कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके संदर्भ में जरा देखिए क्या क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। हम उनको संबोधित करते हैं, सामग्री दिखाते हैं और उनको फिर उसी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये शुरू के जमाने के कंप्यूटर के जमाने की एक पहल थी, मल्टीमीडिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही इंटरनेट आया तो एकदम विस्फोट हो गया। हम अब भी कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रकार से विस्फोट है सूचना का। और इस विस्फोट के कारण हम मल्टीमीडिया को थोड़ा सा और विस्तार देकर दुनिया में हर जगह सबके साथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से दूर शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण या सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षण, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। मैं शायद इन्हें सहयोगी भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि दूर शिक्षा जो है उसके लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि उसका उपयोग करते हुए हम सूचना को पहुंचाते हैं और सूचना को पहुंचाकर उन लोगों का हम फायदा कराते हैं। छोटी कक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का या ऑनलाइन शिक्षण का उतना उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यवस्थित पाठ्यक्रम होता है और बच्चों को हम व्यवस्था में बांधना नहीं चाहते। लेकिन बच्चों में भाषा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए और बच्चों में एक प्रकार से निमज्जन विधि की तरह भाषा का परिवेश पैदा करने के लिए हम ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि खेल आदि का उपयोग किया जा सकता है। और मल्होत्रा जी जो एजुटेनमेंट की बात करते हैं वो बड़ों से ज्यादा बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। अब मैं दूर शिक्षा के कुछ लाभों की चर्चा करूंगा। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन इस पर मेरे ब्लॉग वगैरह आपको मिल जाएंगे। दूरी हटाती है दूर शिक्षा। दुनिया में कहाँ चाहे कहीं किसी भी कोने में आदमी बैठा हो वो आपके साथ जुड़ सकता है। समय बचाती है दूर शिक्षा, यानी कि समय की छूट देती है। अब जब आप फुर्सत में हो तब आप पढ़ें, जब आप जब आप पढ़ना चाहें तब पढ़ें, जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ें। दूर शिक्षा जो है वो पुनर्बलन पर, री इन्फोर्समेंट पर जोर देती है। आपको मालूम है कि 70 और 80 के दशक में प्रोग्राम्ड लर्निंग नाम से एक उसकी तूती बजती थी।
लेकिन हम उसको अपने आप इसके भीतर समाविष्ट करते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं वही के वही ये बता दिया जाता है कि हाँ, आप ठीक से पढ़ रहे हैं, आपने जो सीखा है वो सही है। और उसके बाद फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन की सबसे बड़ी कमी इस समय है, मूल्यांकन, आप माफ करें, लोग जो है मूल्यांकन अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। कितने लोगों को पास करना है, किन लोगों को कितने अंक देने हैं, ये पहले से तय हो जाता है विश्वविद्यालयों तक में। और मूल्यांकन सही ढंग से करने के लिए दूर शिक्षा अपने आप में उत्तम साधन है। इसके अध्याप आयोजकों की ओर से भी इसके कुछ फायदे हैं। स्तरीय सामग्री, मैं यहां फिर कहूंगा, आप माफ करें, बहुत से अध्यापक बिना जानकारी के भी कुछ न कुछ कह देते हैं कक्षा में, और छात्र जो है गलत सही कुछ सीखते रहते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, हर व्यक्ति बहुत मेहनत नहीं करता जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन दूर शिक्षा में आप स्तरीय सामग्री बनाएं, उसे लोगों तक पहुंचाएं, तो फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई होने की गुंजाइश नहीं है। ओम प्रकाश जी ने शायद मानक के अभाव की बात कही थी। यहां मैं यही बात फिर दोहराऊंगा कि YouTube वगैरह में इतना ज्यादा, या कूड़ा भी कह सकता हूं, संकोच नहीं है, इतना सारा कुछ उसमें आता है, कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं मालूम पड़ता। लेकिन स्तरीय सामग्री देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक और सबसे बड़ा उद्देश्य है, इसको आप जरा ध्यान में रखें, मैं 3-4 मिनट और लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो है सामग्री साझा करना। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक उत्तम सर्वोत्तम पाठ्यक्रम बनाया, उसका उपयोग जापान में और हंगेरी में सब जगह हो सकता है। हंगरी ने अपने देश के सदर में एक अच्छा सा पाठ्यक्रम बनाया, उसका उपयोग मॉरिशस में और सिंगापुर में हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता। और निजीकरण एक और बड़ी विशेषता है आयोजकों की ओर से, यानी कि जिसको जो पाठ्यक्रम चाहिए उसको हम दे सकते हैं, जिसकी जैसी कमी है उसकी पूर्ति के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो निजीकरण की आमतौर पर व्यवस्था कक्षाओं में नहीं हो पाती, लेकिन दूर शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाते समय प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम बहुत आराम से निजीकरण कर सकते हैं। समाज की ओर से दो बड़े फायदे हैं। एक है समाज का कौशल विकास। हम में से बहुत से लोग भाषाएं सीखते हैं, अन्य विषय भी सीखते हैं, और ये आमतौर पर आपको स्कूल कॉलेजों में ही जाना पड़ता था पहले, कोई और विकल्प था ही नहीं। लेकिन अब आप अपने आप स्वयं सीख सकते हैं, कोई कहीं कठिनाई नहीं है। इसमें व्यक्ति का विकास होता है और इससे समाज का भी विकास होता है, समाज शिक्षित समाज बनता है। आप देखिएगा आजकल डिजिटल क्या कहते हैं, अरेस्ट, एक कुछ लोगों ने घोटाला शुरू किया और तुरंत के तुरंत सूचना आ गई कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आप घबराएं नहीं। अब आप देखिएगा पूरे समाज को हम एक छोटी सी सूचना, एक छोटे से विज्ञापन से जागृत कर सकते हैं। तो व्यापक संदर्भ में भी हम समाज को जागृत कर सकते हैं, उनके शैक्षिक स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा हिंदी के संदर्भ में? हिंदी विश्व भाषा बनेगी। आज हिंदी उस संदर्भ में विश्व भाषा नहीं है, क्योंकि मंगोलिया में कोई व्यक्ति अमुक शहर में हिंदी सीखना चाहता है तो वो नहीं सीख सकता, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। एक शैक्षिक अनिवार्यता की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत से देशों में विदेशी भाषा सीखने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो हिंदी को प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि हिंदी में न सामग्री है न अध्यापक हैं। लेकिन आप उसे ऑनलाइन का पाठ्यक्रम करेंगे तो ये जो शैक्षिक अनिवार्यता है इसकी पूर्ति अपने आप में स्कूल कॉलेज हर स्तर पर आप कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये सबसे बड़ा फायदा होगा। मैं एक बात बराबर कहता हूं, पिछली गोष्ठी में देहरादून में मैंने ये बात कही, उसको रिपीट करता हूं। त्रिभाषा सूत्र के अमल में न आने का सबसे बड़ा कारण अध्यापकों की कमी। लेकिन आप ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था कीजिए, पूरा देश त्रिभाषा के उसके त्रिभाषा
के अमल कार्यान्वयन के भीतर अपने आप में आ जाएगा। बहुत से लोग स्वांतः सीखना चाहते हैं। जैसे मेरी बहुत इच्छा है बांग्ला सीखूं। अब मुझे कोई अध्यापक नहीं मिल रहा है, न सामग्री मिल रही है। अब मेरी इच्छा तो अपने आप में खत्म ही हो गई। लेकिन अगर एक अच्छा सा पाठ्यक्रम मिले तो मैं बांग्ला सीख सकता हूँ। इसी प्रकार हिंदी सीखने में रुचि रखने वाले कम से कम 1 लाख 2 लाख तो लोग होंगे दुनिया में। उन तक हम पहुंच सकते हैं इससे। उच्च अध्ययन की आवश्यकता। उच्च अध्ययन में भी बहुत से विश्वविद्यालय एक हिंदी का सर्टिफिकेट प्रोग्राम बना देते हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं दुनिया के 65-55 देशों में 75 देशों में हिंदी है। बहुत सी जगहों में उच्च अध्ययन तक नहीं है, केवल सर्टिफिकेट डिप्लोमा तक ही है। लेकिन उच्च अध्ययन में लोग हिंदी का अध्ययन अध्यापन करना चाहे, भाषा का और साहित्य का। मुझे आप लोग सुन रहे हैं? मेरा स्क्रीन कुछ गड़बड़ हो गया है। जी 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 सर, सुन ठीक रहे हैं ठीक। सर। नहीं, कुछ स्क्रीन में ऊपर से आ गया था। और अंतिम बात, प्रयोजन परकता, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। चीन में कम से कम 25-50 ऐसे शहर हैं जहां भारतीय बड़ी संख्या में जाते हैं। वहां के गाइड अगर थोड़ी सी हिंदी सीख तो वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और ये बात केवल चीन नहीं, सारी दुनिया पर लागू है। और केवल गाइड के संदर्भ में नहीं, व्यापारियों के संदर्भ में भी बहुत तरह के बहुत संदर्भों में है। और अगर इस क्षेत्र में अगर हम प्रवेश कर पाए तो हिंदी को विश्व भाषा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अंतिम बात पर मैं आना चाहूंगा। ऑनलाइन के 2 प्रकार हैं, 2-3 प्रकार हैं। एक ऑनलाइन प्रकार है जहां आप सामग्री को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, अध्यापक अध्यापक पढ़ाएंगे अच्छी सामग्री, लेकिन पढ़ाने वाला अध्यापक होगा और वहां मातृभाषा के माध्यम से पढ़ा सकता है, जिसका जिक्र अनिल जी ने किया था। और दूसरा पाठ्यक्रम स्वचालित, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड, यानी कि कंप्यूटर संसाधित कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम तो आपने बना दिया लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जितनी बार आप चाहेंगे उसे पढ़ेंगे, जब तक आप चाहेंगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ हम चैट आदि आदि, व्हाट्सएप ग्रुप चैट आदि को जोड़ेंगे, जिससे कि वो भाषा का जीवंत परिवेश उनके सामने उपलब्ध हो। मैं एक हाइब्रिड मोड की भी बात करना चाहूंगा, जहां कुछ छात्र भारत में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ छात्र विदेश से हैं। उनको हम हाइब्रिड मोड से भी पढ़ा सकते हैं और उनका एक दूसरे से बातचीत संवाद आदि भी करा सकते हैं। तो ये सब प्रकार हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। उपसंहार के रूप में मैं केवल 2 बातें कहना चाहूंगा। ये जो यूट्यूब में सामग्री है वो तो ब्लॉगिंग है, उसमें इंटरैक्टिव परस्परता उसमें नहीं है, इंटरैक्टिवनेस नहीं है। लेकिन हमें मानक पाठ्यक्रम बनाने चाहिए जिसमें कि मैंने जो पहले बातें बताई थी, इंटरैक्टिव हो, मूल्यांकन की व्यवस्था हो, पुनर्बलन हो, ये सब जो है आवश्यक है। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम का हमको निर्माण करना चाहिए। और अंत में एक और पॉइंट, मेरी जिंदगी भर की सबसे बड़ी साध ये है कि अंग्रेजों ने चॉम्स्की के देखा देखी एक नई पद्धति की खोज कर ली है। पता नहीं कितनी कारगर है वो मैं नहीं जानता। वो है इमर्जन मेथड, जस्टो सजेस्टोपीडिया, नेचुरल लैंग्वेज आदि आदि। और बहुत से विश्वविद्यालय इसको सबसे अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में इसे अपनाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इससे ये बहुत व्यावहारिक नहीं है। आप जापानी सीखने के लिए जापानी परिवेश में अपने छात्रों को 1-2 साल तक तो आप नहीं रख सकते। आपको एक अच्छी विधि की आवश्यकता है। तो मैं अंततः ये कहूंगा कि सारी दुनिया में इस समय जो भाषा शिक्षण में विधि के संदर्भ में जो एक मुहिम चल रही है, उसके विपरीत जाकर मैं ये सिद्ध करना चाहूंगा कि अगर आप एक अति व्यवस्थित, शिक्षार्थी केंद्रित और वैश्विकता के परिदृश्य से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम अगर आप बनाएं और उसे अच्छे ढंग से पढ़ाएं, तो आप
विधि के क्षेत्र में भी एक प्रकार से पहल करेंगे और दुनिया को फिर आप एक नेतृत्व प्रदान करेंगे। बहुत बहुत